नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। आपको ये भी मालूम है कि 7 तारीख को 5 जगहों पर मतदान होना है, यानी कि झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया और अररिया में 7 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इन जगहों का जातीय समीकरण क्या कहता है और इन जगहों पर किसका पलड़ा भारी है। तो आज हम इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी बातचीत धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण का और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और हमने देखा कि दूसरे चरण में भी 2019 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे हैं। क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2 चरणों में 9 सीटों के लिए चुनाव हो गए। फर्स्ट फेज में 4 सीटों के लिए और सेकेंड फेज में 5 सीटों के लिए। अभी जो 9 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं और पिछले चुनाव की तुलना में वोट परसेंटेज कम हुआ है। स्वाभाविक है कि जब वोट परसेंटेज कम होगा तो जीत हाथ का अंतर भी कम हो जाएगा। ये परेशानी सबों के लिए है, विशेषकर जो सत्तारूढ़ दल है। 9 सीट के लिए चुनाव में उसमें एक ही सीट थी महागठबंधन, जिसको अब विपक्ष बिहार में कहते हैं, और 8 सीटें तो एनडीए की जीती हुई सीटें थी। अब जीत हार का अंतर कम होगा तो किसकी चिंता होगी? स्वाभाविक ये चिंता सत्तारूढ़ दल के लिए है। उसके कारण में भी जाना चाहिए। प्रचंड गर्मी है, लू है, पूरे बिहार में लू की चपेट में है। संजोग से जब से ये मतदान शुरू हुआ है, अभी आने वाले दिन में भी रहना है। तो ये न सिर्फ चिंता जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए है, विपक्ष के लिए भी है। इसलिए कि विपक्ष को फतह करना है, विपक्ष को सीटें जीतनी है और मतदाता ही घर से नहीं निकले हैं तो फिर लक्ष्य आप कैसे भेज देंगे? और जो है सिटिंग सीट, उसके लिए भी चिंता का विषय है कि आप सीट बरकरार रखना है तो मतदाताओं के बूते बरकरार रखना है। अब मतदाताओं घरे में ही रहे, मतलब मतदाता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2 फेज के चुनाव में मतदाता उदासीन रहे। और खासकर ये सिटिंग सांसदों के लिए सबक है कि कहीं न कहीं उनके प्रति उत्साह की कमी थी, तभी तो मतदाता ने, हाँ, इसलिए मैंने उत्साह की कमी मैंने कहा है। अब रही बात की ये संकेत देता है कि जो 9 सीटों के लिए बिहार में चुनाव हुए अभी तक, वो कहीं न कहीं जो सीटिंग गेटिंग वाली बात थी या जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। अब आने वाले 7 मई को अपनी अपनी प्रारंभिक चर्चा में बताई कि 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। ये आने वाला भी दिन गर्मी से निजात नहीं मिलने जा रहा। अलर्ट भी अलर्ट भी, येलो अलर्ट है बिल्कुल जी अभी। और जो अभी मौसम का अलर्ट है कि अभी तो आने वाला 3 दिन और अभी और 2-3 डिग्री तापमान बढ़ने वाला है। तो फिर क्या होगा? सबों की चिंता है बिहार में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में, क्या फिर एनडीए का डंका बजेगा? बिल्कुल जी। तो 9 सीट के चुनाव में तो मुझे कुछ खतरे की घंटी दिख रही है। खतरे की घंटी दिख रही है जी। अच्छा, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि पहले और दूसरे चरण का मतदान देखने के बाद बीजेपी वाले, भाजपा वाले डिप्रेशन में आ गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी में डर है, बौखलाहट है? नहीं, चिंता तो है, स्वाभाविक चिंता है। चिंता कैसे नहीं होगी? अभी जो एक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री फिर 400 से पार, मोदी की गारंटी, अब ये बात नहीं दोहरा रहे हैं। अब अपने संबोधनों में वो तो सेकेंड फेज से पूरे देश भर में मुस्लिम तुष्टीकरण, मतलब हिंदू मुस्लिम, यही कार्ड अब सामने आ गया है दोबारा से। हाँ, फिर जो पिछले चुनाव में हुआ करता था। तो ये तो संकेत देता है ना कहीं एक एजेंडा बदला है बीजेपी ने। बिल्कुल। मैं आज भी देख रहा था प्राइम मिनिस्टर का, कल भी देख रहा था, और बिहार में भी आपने देखा, यहाँ तो खुलकर उन्होंने जातीय आधार पर बातें कर दी, खुद को अपने को पिछड़ा कहा, कहीं
कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, निषाद हम्म, ऐसे ऐसे जाति का नाम उल्लेख करके बिल्कुल। अपने संबोधन में लोगों को साधने की कोशिश की। क्या संकेत देता है? डर दिखाता है। अब इसको आप डर कहेंगे, मैं जी। बताऊं तो कहीं ना कहीं बेचैनी स्वाभाविक है। बेचैनी है, डर है, अब जो अभी बौखलाहट हाँ है। जो 4 फेज में 1 महीने के अंदर 4 बार प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। वो एक क्षेत्र जहाँ 5वें चरण में, तीसरे चरण में चुनाव होगा, जी। अररिया में, वहाँ भी उनका संबोधन हो चुका है। अब इसके बाद फिर जी। मुझे लगता है कि 7 मई को जो चुनाव होगा, प्रधानमंत्री फिर एक बार बिहार आएंगे, बिहार आएंगे, ऐसा लग रहा है। अब मुख्यमंत्री खुद भी कल से जा रहे हैं मधेपुरा में, 5 दिन कैंप करेंगे। पिछले चुनाव में भी वहाँ कैंप किए थे वो, और वहाँ कैंप करके वहाँ रोड शो होगा, और वहीं से फिर वो जो बचे 4 जगह हैं वो सब जगह वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और जनसभा को संबोधित करें और रोड शो करेंगे। कुल मिला जुलाकर अब ये जो फेज है, इसमें 3 सीटें जदयू की सीटें हैं। बिल्कुल, जी जी जी। झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल। एक सीट है खगड़िया, वो सीट लोजपा रामविलास की पार्टी ने जीती थी। महबूब अली कैसर। हाँ, महबूब अली कैसर जीते थे। अब सीट टू सीट आपसे चर्चा करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सीट टू सीट चर्चा करेंगे हम। तो शुरू करेंगे हम लोग झंझारपुर से। आपको भी मालूम है कि झंझारपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है अरुण जी। यानी कि एक तरफ है सुमन महासेठ, एक तरफ है रामप्रीत मंडल, और एक तरफ बीएसपी से हैं गुलाब यादव। क्या लगता है वहां का जातीय समीकरण किसके पक्ष में दिख रहा है? देखिए, अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता है झंझारपुर को, और झंझारपुर में जो आप अभी सिनेरियो कैंडिडेट्स का नाम बता रहे हैं, कहीं वही सीन न हो जाए जो पूर्णिया में हुआ है। अच्छा, आपको याद आ गया पूर्णिया? हाँ, इसलिए याद आ गया कि आप देखे वो पप्पू यादव के कारण वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। यहाँ गुलाब यादव के कारण, गुलाब यादव बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो वीआईपी के कैंडिडेट बनते बनते नहीं बन पाए। धोखा मिल गया, कह रहे हाँ, थे। धोखा मिल गया। फिर नहीं तो लालू जी की भी वहाँ, लालू जी का वीटो चला होगा, इसलिए कि गुलाब यादव जो मधुबनी की राजनीति में अभी एक कहिए कि लालू जी के लिए गले की फांस बन गए। अब उनका परिवार से एमएलसी, जिला अध्यक्ष, तो कुल मिला जुला करके अब गुलाब यादव और न बढ़े तो उनको वीआईपी में बात नहीं बनी। तो सुमन कुमार महासेठ वहाँ राजद के एमएलए हैं, एक पहचान है, बड़े कारोबारी हैं, आज जिसको आजकल राजनीति। सुमन महासेठ वीआईपी से हैं? हाँ हाँ, वीआईपी से, वही तो मैंने आपसे कहा कि वीआईपी पार्टी से वो गुलाब यादव की जगह उन्हीं को न मिला। और उधर रामप्रीत मंडल है, सिटिंग एमपी। और फिर आपने देखा कि इधर से कैंडिडेट कौन है, और तीसरा एक तो सुमन महासेठ, रामप्रीत मंडल लड़ाई और उसके बाद और त्रिकोणीय लड़ाई में मुझे लगता है कि गुलाब यादव का जितना प्रभावशाली होंगे वो एनडीए के लिए राह आसान होगी। वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो ही बनता है। अब वो फिर रामप्रीत मंडल के लिए नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम जो सभी एनडीए कैंडिडेट के लिए सच पूछिए, मौजूदा सांसद, हाँ, सभी के लिए है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, तो अभी सब कुछ, इसलिए कि देखिए अंतर फिर है राजनीति। सुमन महासेठ के बारे में क्या कहेंगे आप? सुमन महासेठ की स्थिति क्या है? नहीं, सुमन महासेठ तो अब देखिए महागठबंधन के उम्मीदवार है ना। बिल्कुल, तो जो लालू जी का एमवाई है वो तो है ही, फिर वहाँ एक सूढ़ी जाति की बड़ी आबादी है उनकी, और बड़े कारोबारी हैं। उनकी एक तस्वीर भी खूब हुई थी। तो कुल मिला जुला कर इसलिए मुकाबला तो नहीं रहेंगे ही ना, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। मैंने ये कहा कि गुलाब यादव के चुनावी जंग में रहने से बसपा प्रत्याशी हैं, तो कहीं नहीं किसके वोट में सेंधमारी होगी? जो सेंधमारी होगी सुमन कुमार महासेठ के ही वोट में। तो अब ये जब स्थिति बनेगी तो समझा जा सकता है कि किसके लिए राह आसान होगी। तो कुल मिला जुला कर झंझारपुर सीट पर आज की तारीख में सिनेरियो यही बना है। अभी तो 7 मई को चुनाव होना है, अब बचे दिन में फिर क्या तस्वीर उभरती है। फिलहाल वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? फिलहाल तो यदि एंटी लालू वोट का डिवीजन होगा, तो जो
रामप्रीत के लिए, मंडल हाँ, रामप्रीत मंडल के लिए राह आसान हो सकती है। आसान हो सकती है, बिल्कुल। चलिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे अरुण जी, और दूसरी सीट है खगड़िया की सीट। और खगड़िया की सीट हॉट सीट बनी हुई थी। आपको मालूम है कि वजह महबूब अली कैसर भी हैं, और आपको ये भी मालूम है कि चिराग पासवान ने इस बार महबूब अली कैसर पर भरोसा नहीं किया है और मैदान में उतार दिया है राजेश वर्मा को। यानी कि एक तरफ वहां पर राजेश वर्मा है और दूसरी तरफ वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा है। क्या लग रहा है अरुण जी, क्या होने जा रहा है खगड़िया में इस बार? देखिए, एक तो महबूब अली कैसर अब इस पाले में नहीं है, पाला भी बदल लिया, राजद में राजद ज्वाइन किए हैं, राजद के उपाध्यक्ष हो गए हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं जो 2 बार एमपी रहा है, तो महबूब अली कैसर तो अब खाल खाए हुए हैं। तो जिस हद तक जितनी परेशानी खासकर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, हम्म, उसमें तो उनकी भरसक कोशिश होगी हम्म, कि वो एनडीए को वोट नहीं मिले। और बिल्कुल। देखिए, इस बार के चुनाव में इस मामले में भी दिलचस्प हो गई है खगड़िया की सीट कि अब दोनों नए चेहरे हैं जो मुख्य मुकाबला है। जी जी जी। एक और जहाँ सीपीएम की सीट है, बिल्कुल वो बिल्कुल, संजय कुशवाहा। हाँ, संजय कुशवाहा जी। को सीट मिली है। हम्म, कुशवाहा की वहाँ बड़ी आबादी मानी जाती है। तो एक तो इधर है, दूसरा दूसरा बिल्कुल हाँ, राजेश वर्मा है। राजेश वर्मा आ जी। गए हैं। राजेश वर्मा यंग चेहरा है, हम्म, भागलपुर के नगर निगम के महापौर रहे हैं। हम्म, पॉलिटिक्स में एक पहचान है उनकी। बिल्कुल है, जी। और कहीं ना कहीं फिर एनडीए के कैंडिडेट हैं, तो नरेंद्र मोदी का नाम अभी देखा मैंने मुंगेर में उनकी सभा में, हम्म, प्रधानमंत्री ने उनको भी इंट्रोड्यूस किया जी जी जी। और उनके लिए भी समर्थन मांगा। हम्म, तो जो भी एनडीए का कैंडिडेट है, फिर अब वो नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, हम्म, वहाँ कैंप करेंगे मधेपुरा, फिर खगड़िया जाएंगे। हम्म, और इस बार फिर जब चिराग अब फिर चाचा के साथ हो गए, मतलब चाचा नीतीश के हो गए। साथ हो जी गए जी हैं। जी जी। इसका भी देखिए एक फैक्टर है वहाँ अभी भी, लवकुश का फैक्टर। हम्म, और उसको साधने में यदि वर्मा सफल हो गए तो उनकी राह आसान होगी। अच्छा। हाँ, इसलिए कि कुल मिला जुला कर सब कुछ है ना। देखिए, सीपीएम के लिए एक अलग फैक्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो कितना काम आता है उनको, एम बाई कुछ लव कुछ, वही आधार है उनका भी। इसलिए मुझे लगता है कि खगड़िया की सीट पर लोजपा के लिए चुनौती भी है, और एक उम्मीद बंधी है कि इस बार भी लोजपा, चिराग पासवान ने यदि वो लोजपा सीट ली है और महबूब अली कैसर को बेदखल कर दिया है, एक तरह से कहिए घर ही बैठा दिया है, जी 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 जी। चुनावी जंग से बाहर हो गए हैं, तो वहाँ चिराग के लिए भी लिटमस टेस्ट है कि भाई एक नया चेहरा। तो महबूब अली कैसर वहां पर प्रचार प्रसार हाँ नहीं हाँ, वो कर तो रहे हैं। करेंगे ही ना, जी। करेंगे ही। मतलब देखिए, बड़ा डेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खुद का कैंडिडेट होना और किसी के लिए, देखिए दो चीजें होती है, एक तो सकारात्मक अप्रोच, एक नकारात्मक अप्रोच। तो महबूब अली कैसर ऐसे भी रईस हैं, उनकी भी ख्याति कोई जमीन पर आम कार्यकर्ता की तरह वो नहीं रहे। चौधरी चौधरी साहब हैं। जी जी तो इसलिए अब वो राजीव वर्मा के लिए ये चुनाव, राजेश वर्मा के लिए ये चुनाव एक अवसर मिला है उनको। और वो चिराग पासवान का के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट दिलचस्प है, सीधी लड़ाई है। हॉट सीट तो बन ही गई है, दो नए चेहरे के बीच की लड़ाई है। तो खगड़िया पर अब सबों की निगाहें टिकी हैं कि भाई राजेश वर्मा इस बार क्या जलवा बिखेरते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी सीट का जिक्र करेंगे अरुण जी। और तो देखिए, अब हम तीसरी सीट का जिक्र करेंगे, और तीसरी सीट है सुपौल की सीट। और सुपौल में हमें पता है कि यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं दिलेश्वर कामत, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं चंद्रहास चौपाल। क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, वहाँ एक और कैंडिडेट अभी बैद्यनाथ मेहता भी है। अच्छा जी। वो अधिकारी रहे हैं, वो भी कैंडिडेट थे वहाँ, वो भी मैदान में। जी। तो वहाँ तो ऐसे सीधी लड़ाई मैं मान रहा हूँ अभी भी कि वहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। और लालू जी ने वहाँ चंद्रहास चौपाल जो एमएलए हैं उन पर अपना भरोसा किया है। तो अब वो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। आपको याद होगा कभी रंजीता रंजन भी वहाँ से एमपी हुई थी 14 में। हाँ जी। अब इस बार मधेपुरा यदि पप्पू यादव लड़े रहते तो कुछ और भी सीन होता। पप्पू यादव तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आत्मघाती होगा, मधेपुरा लड़ना, वो गए नहीं, सबों की निगाह टिकी थी। तो कुल मिला जुला करके सुपौल की जो सीट है वो तिकोनी लड़ाई यदि होती है तब
एक स्थिति क्या बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ आज भी अपर हैंड दिखता है वहाँ एनडीए का। अच्छा, आज भी अपर हैंड एनडीए का दिख रहा है सुपौल में। जी हाँ। जी, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि दिलेश्वर कामत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो वहाँ स्थिति पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है। ठीक है, अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे और चौथी सीट है मधेपुरा की सीट। यानी कि ये वही सीट है जो लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को ऑफर की थी। कहा था कि आप छोड़िए पूर्णिया, आप आ जाइए मधेपुरा या सुपौल। कौन कौन पहलवान है मैदान में? देखिए अभी वहाँ तो सिटिंग एमपी हैं दिनेश चंद यादव। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया हाँ, इन्हें पिछली बार वो जीते थे, वो खगड़िया से एमपी भी रह चुके हैं। उनका खुद का एक जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, वो कंट्रोवर्शियल इमेज वाला नेता नहीं है, और एक उनका उनके इस छवि का लाभ उनको मिल रहा है। और आप कहते हैं कि जैसे रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का, और वहाँ रवि जी के सुपुत्र हैं जो अभी राजद के कैंडिडेट हैं, कुमार चंदीप, प्रोफेसर चंद्र। हाँ, शायद यहीं पटना के कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में वो प्राध्यापक हैं। अब वो लड़ाई वहाँ सीधी है, दो यादवों के बीच जंग है। बाकी फिर वही जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है। और अब कल से नीतीश कुमार मधेपुरा में ही 5 दिन कैंप करने वाले हैं। पिछले चुनाव में भी कैंप किए थे वहीं से, फिर से हाँ फिर एक बार कैंप कर रहे हैं। वो वही सीट है जहाँ कभी शरद यादव जीते, लालू यादव हारे, कभी लालू यादव जीते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मधेपुरा का वो सीट। सब लोग वहाँ जो कहते हैं कि यादवों की वो इतनी स्ट्रॉन्ग सीट, शांतनु यादव हाँ को भी उम्मीद थी कि इस बार मधेपुरा से टिकट मिल वो तो लालू जी ने भरोसा किया और रवि जी के सुपुत्र पर, प्रोफेसर पर। तो सीधी लड़ाई है। उस लड़ाई में जैसे पिछली बार भी दिनेश चंद्र यादव ने अपनी कामयाबी हासिल की है, इस बार बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद या तेजस्वी कौन सा वहाँ अपना जलवा बिखेरते हैं। इस पर निर्भर करता है। फिलहाल एक सीधी लड़ाई है और उसमें मधेपुरा में दिनेश चंद्र को हराना राजद के लिए कठिन चुनौती आप कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। दिनेश चंद्र को हराना मधेपुरा में राजद के लिए, महागठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज होगा, कठिन चुनौती। हाँ बिल्कुल, अभी आज की तारीख में भी आसान नहीं होने वाला है। अब हम आखिरी सीट का जिक्र करेंगे अरुण जी, और आखिरी सीट है अररिया की सीट। और अररिया में हमें पता है कि पहलवान मैदान में कौन कौन है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी प्रदीप सिंह है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से शहनवाज आलम है। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए सीमांचल में अररिया सीट भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट कही जाती है, और वहाँ हमेशा वोट पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। पहले तो था कि कोई 2 कैंडिडेट हो गए मुस्लिम्स के तो बीजेपी के लिए राह आसान हो जाती थी। इस बार तो सीधा मुकाबला है। हाँ, एक घर में ही विवाद है। अब वो तस्मुद्दीन साहब उस इलाके में कहते हैं, वो सीमांचल के गांधी लोग कहते थे उनको। एक बड़ी छवि थी। एक सुपुत्र कैंडिडेट है, दूसरा सुपुत्र नाराज है। मतलब सरफराज नाराज है और शहनवाज, यही कहा मैंने। तो अब इसका कितना डेंट करते हैं वो, मतदाताओं पर क्या असर डालते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन लड़ाई सीधी है वहाँ। और हिंदू वोट की जो गोलबंदी होती है, आपने देखा कि इस फेज के चुनाव में, सेकेंड फेज के चुनाव पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन वहाँ हुआ। अब बिल्कुल हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने सभी जाति समूह को, खुद को, अपने को पिछड़ी जाति का होने का, और जो पिछड़ी जात में चाहे वो कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी कहिए, और फिर निषाद, मैंने सभी कई पिछड़ी जाति का उल्लेख करते हुए उन्होंने मतदाताओं को साधने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो इन लोगों की हकमारी करने जा रही है, इनका आरक्षण काट करके मुसलमानों को दे देगी। मैंने खुलकर प्रधानमंत्री कर दिया उन्होंने, और आगाह कर रहे हैं। फिर श्याम पिरोड़ा ने जो बयान दिया वो विरासत टैक्स वाली, उसको बता रहे हैं कि देखिए मनमोहन सिंह ने तो आज 18 साल पहले कहा था कि भाई सबसे अधिक अल्पसंख्यक मुसलमान का हक पहला हक है। तो ये सब लोग हिंदू वाला सब चीज लेकर के मुसलमान, मैंने कुल मिला जुला कर प्रधानमंत्री ने सेकेंड फेज से पूरे देश भर में चुनाव को एक तरह से आप कहिए कि हिंदू कार्ड ही खेलना शुरू कर दिया है। अब तो अररिया उसे तो अछूता रहेगा ही नहीं। अररिया में संबोधन किया, इस सारी बातें उन्होंने कही प्रधानमंत्री ने। तो अब एक दिलचस्प स्थिति है कि वहाँ फिर कुल मिला जुला कर जनता पर कितना असर पड़ा है। और प्रधानमंत्री ने जो अभी सेकेंड फेज से
अपने अभियान में अब वो अपना सब काम जो है 370 तीन तलाक, गारंटी, अब राम मोदी की, मंदिर, हाँ मोदी की गारंटी हाँ, और रामलला का दर्शन, भव्य जी मंदिर, जी ये सारी बातों का उल्लेख अब कम। कम, बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ कि हर सभाओं में अब उसके बाद शुरू कर दिया है। हम्म, तो अररिया के लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली ये बात देखने वाली बात है। और निश्चित रूप से है। उसी आधार पर मतों की गोलबंदी होगी हम्म, और उसमें फिर बीजेपी वहाँ कामयाब होती है हम्म, कि राजद जो जिसका एम बाई वोट समीकरण है वो अब साधने में सफल होता है और बीजेपी को एक चुनौती देता है। सीमांचल में वही एक सीट है जहां बीजेपी लड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी सीटों पर चाहे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, सब कटिहार, जगह जदयू लड़ा है। तो इसलिए बीजेपी के लिए भी वो सीट प्रतिष्ठा की सीट है। अब इस चुनाव में एक जो वोट परसेंटेज यदि घटेगा तो चिंता बढ़ेगी। बिल्कुल फिर बिल्कुल ये जी। तो हर के लिए, हर के लिए जी। विपक्ष के लिए कम, कम है, सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है तीसरे चरण में क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए, ये जी। उम्मीद पर ही है। कितना अभी देखा हम्म, आपने, मैंने देखा कल मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को ब्लॉक लेवल तक के लोगों से बात साधी है। अब ये तो मतलब निर्वाचन टास्क दे दिया है निर्वाचन मुख्यमंत्री आयोग ने। के लिए भी चिंता का विषय हो जी गया जी है। जी, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कि वोट परसेंटेज यही हम्म, नहीं, यूपी में भी घटा है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है अरुण जी कि अब टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है मतदान की नहीं देखिए ना, वो तो कई जगहों टाइमिंग पर। टाइमिंग बढ़ाएंगे, लेकिन अभी दिन में जो प्रचंड लू गर्मी है हम्म, और कैंडिडेट के प्रति जो उदासीनता है ना, ये सबसे अधिक चिंता की बात है। चिंता का विषय है, अभी बिल्कुल सभी जी। राजनीतिक दलों को देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और 5 साल में एक बार ये चुनाव होता है। हर दल को अपने उस संगठन की जो क्षमता है, कार्यकर्ता है, उसको सबको मतदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्प्रेरित करना जी चाहिए जी। कि वो अपने इस्तेमाल करें और जो उनकी नज़र में अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दें। लेकिन वोट दें, जी। मतदाताओं की उदासीनता हम्म, एक अभी साफ दिख रही हाँ है, साफ दिख साफ रही दिख है। रही और ये कहीं ना कहीं सत्ता सत्ता पक्ष के पक्ष लिए को ज्यादा, चिंता की बात है। सत्ता पक्ष को ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल आप जी। वोट ही नहीं करेंगे तो वोट का हार अंतर, अब वो लाख बिल्कुल, 2 लाख से फिर कोई कहाँ फर्क से नहीं होगा पड़ता है। हाँ, 400 कहाँ पार? से होगा। जी। ये चलिए, तो चिंता अब का विषय देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो ये बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।